घना जंगल, जहां सूरज की किरणें भी पेड़ों की शाखाओं को चीरते हुए मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थीं। हवा में ताजगी थी, लेकिन उसके साथ रहस्यमयी सन्नाटा भी था। इस जंगल का कोई राजा नहीं था। यहाँ जानवर अपने अपने नियमों से चलते थे। लेकिन एक दिन एक ऐसी रानी आई जिसने सब कुछ बदल दिया। उसका नाम रानी सुमित्रा था। उसकी किस्मत ने उसे जंगल के बीच लाकर छोड़ दिया था, लेकिन नियति ने उसे जंगल की रानी बनने के लिए चुना था। एक दिन घोड़े पर सवार कुछ सैनिक एक युवती को जंगल में छोड़कर चले गए। वह युवती थी राजकुमारी सुमित्रा, जो अब अपने ही राज्य से निर्वासित हो चुकी थी। उसके पिता की मृत्यु के बाद उसके चाचा ने सत्ता छीन ली और उसे महल से निकाल दिया। घने जंगल में अकेली खड़ी सुमित्रा की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर हिम्मत की चमक भी थी। उसे नहीं पता था कि अब क्या होगा, लेकिन हार मानना उसकी फितरत में नहीं था। अगर यह जंगल ही अब मेरा घर है तो मैं इसे अपना बना लूंगी, उसने खुद से कहा। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। सामने से एक विशाल शेर निकला, जिसकी भूरी आंखों में भूख की चमक थी। वह गुर्राया और धीरे धीरे सुमित्रा की तरफ बढ़ा। सुमित्रा के पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन वह घबराई नहीं। उसने अपनी आंखों में आत्मविश्वास भरकर शेर की आंखों में देखा। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार सकते हो, उसने शांत स्वर में कहा, लेकिन मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देना चाहती हूँ। शेर ठिठक गया। उसने पहली बार किसी इंसान को डर के बजाय आत्मविश्वास से भरी बातें करते हुए देखा था। सुमित्रा ने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया। तुम जंगल के राजा हो और मैं इंसानों की दुनिया की रानी थी, लेकिन अब यह जंगल ही मेरा राज्य है। हम दोनों साथ मिलकर इस जंगल को सुरक्षित रख सकते हैं। शेर कुछ देर देखता रहा, फिर एक हल्की गुर्राहट के साथ पीछे हट गया। वह सुमित्रा की हिम्मत से प्रभावित हुआ था। सुमित्रा अब जंगल में रहने लगी। धीरे धीरे उसने जंगल के दूसरे जानवरों से भी दोस्ती करनी शुरू की। हाथियों के झुंड को उसने समझाया कि वे अपनी ताकत का सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। बंदरों को उसने तेजी से संदेश पहुंचाने का काम सौंपा। चीते जंगल की सुरक्षा में मदद करने लगे। तोतों को जासूसी करने और खबरें इकट्ठा करने का प्रशिक्षण दिया। धीरे धीरे पूरा जंगल उसे अपनी रानी मानने लगा। एक दिन सभी जानवरों ने मिलकर एक बड़ा जलसा किया। शेर ने अपने पंजे से जमीन पर एक चिन्ह बनाया और गरजते हुए कहा, आज से सुमित्रा हमारी रानी होगी। पूरा जंगल खुशी से गूंज उठा। पक्षियों ने पेड़ों पर बैठकर गाने गाए, हाथियों ने अपनी सूंड उठाकर सम्मान दिया और भालुओं ने जमीन पर जोर से पैर पटके। अब सुमित्रा जंगल की रानी बन चुकी थी, लेकिन खुशियों के बीच एक काली छाया भी मंडरा रही थी। कुछ शिकारी जंगल के किनारे डेरा डाले हुए थे। ये जंगल अब हमारा होगा, उनके सरदार ने कहा। हम इस पर हमला करेंगे और इन जानवरों को खत्म कर देंगे। उन्हें नहीं पता था कि अब इस जंगल की अपनी रानी थी। अब सुमित्रा को अपने जंगल को बचाने के लिए एक मजबूत योजना बनानी थी। वह जानवरों को ट्रेनिंग देगी, लेकिन कैसे? क्या उसकी योजना सफल होगी? रानी सुमित्रा जंगल की रानी बन चुकी थी, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। कुछ दिनों से जंगल में अजीब हलचल थी। पेड़ों के पीछे छिपकर इंसान कुछ योजनाएं बना रहे थे। तोते, जिन्हें रानी ने जासूसों के रूप में प्रशिक्षित किया था, हर रोज नई खबरें लेकर आते थे। एक दिन सबसे चतुर तोता चतुर्क उड़ता हुआ आया और घबराई हुई आवाज में बोला, रानी, कुछ इंसान हमारे जंगल के पास आकर ठहरे हैं। उनके पास बड़े बड़े हथियार हैं। वे हमारी धरती छीनना चाहते हैं। सुमित्रा का दिल तेजी से धड़कने लगा। हमें जल्द से जल्द एक योजना बनानी होगी, उसने कहा। सुमित्रा जानवरों को इकट्ठा करती है और कहती है, यह जंगल हमारा घर है और इसे बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। अगर हम एकजुट होकर लड़ेंगे तो कोई हमें हरा नहीं सकता। सभी जानवर उसकी बातों से प्रेरित होते हैं और कहते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं रानी। अब बारी थी युद्ध की योजना बनाने की। सुमित्रा ने पूरे जंगल को 5 हिस्सों में बांट दिया और हर जानवर को एक खास जिम्मेदारी दी। तोतों को इंसानों की गतिविधियों पर नजर रखने और तेजी से खबरें पहुंचाने का काम सौंपा गया। वे इंसानों की भाषा भी समझ सकते थे, इसलिए वे दुश्मनों की योजनाएं आसानी से पकड़ सकते थे। बंदरों को यह सिखाया गया कि कैसे वे पेड़ों से झपटकर दुश्मनों के हथियार छीन सकते हैं और उन्हें भटका सकते हैं। हाथियों को ताकत और रणनीति के हिसाब से तैयार किया गया। वे इंसानों के टेंट गिराएंगे और भारी लकड़ियों से दुश्मनों को पीछे हटाएंगे। शेर और बाघों को ऐसी जगह तैनात किया गया जहां से वे सीधे हमले कर सकें और दुश्मनों को डराकर जंगल से बाहर भगा सकें। अगर दुश्मन अंदर तक आ जाता तो जंगली भालू और गैंडे आखिरी सुरक्षा पंक्ति की तरह काम करते।
वे दुश्मनों को जंगल में और गहराई तक घसीटकर उलझा देते। अब सुमित्रा को यह सुनिश्चित करना था कि हर जानवर अपनी भूमिका अच्छी तरह निभा सके। इसीलिए जंगल में एक गुप्त अभ्यास शिविर बनाया गया, जहां सभी जानवरों को प्रशिक्षण दिया जाने लगा। सुमित्रा ने तोतों को इंसानों की भाषा सीखने के लिए प्रशिक्षित किया। वे इंसानों के शिविर के पास जाकर उनकी बातें सुनते और उन्हें रानी तक पहुंचाते। बंदरों को पेड़ों से तेजी से कूदने और दुश्मनों के सिर पर पत्थर गिराने की ट्रेनिंग दी गई। वे फुर्तीले योद्धा बन चुके थे। हाथियों को भारी लकड़ियां फेंकने और एक साथ चलकर दीवार बनाने की रणनीति सिखाई गई। सुमित्रा ने शेरों और बाघों को दुश्मनों को डराने के लिए सामूहिक रूप से दहाड़ने की ट्रेनिंग दी। यह इतनी जबरदस्त होती कि जंगल कांप उठता। इधर जंगल में तैयारी हो रही थी, उधर शिकारी अपनी योजना बना रहे थे। उनके सरदार कादिर खान ने कहा, यह जंगल जल्द ही हमारा होगा। इन जानवरों को भगाने के लिए हमें आग लगानी होगी। उनका इरादा जंगल को जलाने और फिर उन जानवरों को मारने का था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि रानी सुमित्रा और उसका जंगल पूरी तैयारी कर चुका था। रानी सुमित्रा अपने योद्धाओं के साथ एक ऊंची पहाड़ी पर खड़ी हुई और गरजती आवाज में बोली, यह जंगल हमारा घर है और कोई इसे हमसे नहीं छीन सकता। अब समय आ गया है कि हम अपने साहस और एकता से दुश्मनों को सबक सिखाएं। सभी जानवर जोर से गरजे। पूरा जंगल जोश से भर गया था। अब बस एक ही बात बाकी थी, युद्ध का दिन। अब शिकारी और जंगल की सेना के बीच एक भयंकर युद्ध होने वाला था। सुमित्रा की योजना कितनी सफल होगी? क्या जंगल बच पाएगा? रात का अंधेरा घिर आया था। जंगल में हर तरफ अजीब सा सन्नाटा था, मगर इस सन्नाटे के पीछे एक बड़ा तूफान आने वाला था। रानी सुमित्रा अपने सेनापतियों के साथ आखिरी बार रणनीति समझ रही थी। तोते, बंदर, हाथी, शेर, बाघ, भालू और सभी जानवर पूरी तरह तैयार थे। आज रात शिकारी हमला करने वाले हैं, सुमित्रा ने गंभीर आवाज में कहा। लेकिन हम उनके हर वार का जवाब देंगे। सभी जानवरों ने एक साथ गरज कर जवाब दिया, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। रात के गहरे अंधेरे में काले कपड़ों में छिपे शिकारी धीरे धीरे जंगल में घुस रहे थे। उनके हाथों में मशालें और तेज भाले थे। उनका सरदार कादिर खान घोड़े पर सवार था। उसने अपने सैनिकों को इशारा किया, आग लगा दो, यह जंगल अब हमारा होगा। शिकारी चारों ओर मशालें फेंकने लगे। आग की लपटें उठने लगीं, पेड़ों के पत्ते जलने लगे और घना धुआं जंगल में फैलने लगा। लेकिन शिकारी भूल गए थे कि यह जंगल अब रानी सुमित्रा का था। जैसे ही शिकारी जंगल में घुसे, पेड़ों पर छिपे तोते हरकत में आ गए। वे तेजी से उड़ते हुए शिकारी सैनिकों के सिरों पर हमला करने लगे। कुछ तोतों ने मशालों को अपनी तेज चोंच से गिरा दिया, जिससे आग फैलनी बंद हो गई। कुछ ने शिकारी सैनिकों की आंखों पर हमला किया, जिससे वे कुछ देर के लिए अंधे हो गए। कुछ ने इंसानों की भाषा में जोर से चिल्लाना शुरू किया, जिससे शिकारी भ्रमित हो गए कि उनके ही लोग धोखा दे रहे हैं। क्या हो रहा है? यह सब कौन कर रहा है? एक शिकारी चिल्लाया। बंदर, जो पहले से ही पेड़ों पर छिपे थे, अब कूद कूद कर शिकारी सैनिकों पर हमला करने लगे। कुछ बंदरों ने सैनिकों के सिर से उनकी टोपी और हथियार खींच लिए। कुछ ने सैनिकों की पीठ पर चढ़कर उन्हें डराना शुरू किया। कुछ ने ऊंचाई से पत्थर गिराए, जिससे कई शिकारी बेहोश हो गए। शिकारी अब पूरी तरह से भ्रम में थे। ये जानवर इतने चालाक कैसे हो सकते हैं? कादिर खान ने दांत पीसते हुए कहा। अब हाथियों की बारी थी। वे भारी कदमों से आगे बढ़े और दुश्मनों पर कहर बरपाने लगे। कुछ हाथियों ने अपनी सूंड से शिकारी सैनिकों को उठा उठाकर दूर फेंक दिया। कुछ ने जमीन पर जोर से पैर पटका, जिससे जमीन हिल गई और शिकारी गिरने लगे। कुछ ने लकड़ियों से बनी दुश्मनों की गाड़ियों को पलट दिया। ये क्या हो रहा है? ये जंगल तो पूरी तरह से एक सेना बन चुका है, एक शिकारी डरते हुए बोला। अब जंगल के सबसे खतरनाक योद्धा शेर और बाघ मैदान में उतर चुके थे। शेरों ने जोर जोर से दहाड़ना शुरू किया, जिससे शिकारी सैनिक डर से कांपने लगे। बाघों ने एक एक कर दुश्मनों को दबोच लिया। जंगल में हर जगह शिकारी भाग रहे थे, लेकिन शेरों ने उन्हें घेर लिया था। हम बच नहीं सकते, ये जानवर हमें मार देंगे, शिकारी चिल्लाने लगे। कादिर खान ने देखा कि उसकी पूरी सेना बिखर रही थी। अब शिकारी भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जंगल की आखिरी रक्षा पंक्ति भालू और गैंडे उनके रास्ते में खड़े थे। गैंडे अपनी नुकीली सींगों से शिकारी सैनिकों को गिराने लगे। भालू अपने भारी पंजों से दुश्मनों को जमीन पर पटकने लगे। अब शिकारी पूरी तरह हार चुके थे। भागो, ये जंगल हमारा नहीं हो सकता, कादिर खान चिल्लाया। कुछ ही देर में शिकारी जंगल से भाग गए।
कादिर खान खुद घोड़े पर चढ़कर जान बचाकर भागा। अब जंगल फिर से शांत था, मगर इस बार यह शांति जीत की थी। रानी सुमित्रा ने ऊंचाई पर खड़े होकर गर्व से कहा, हमने दिखा दिया कि जंगल की ताकत क्या होती है। ये जंगल अब हमेशा सुरक्षित रहेगा। सभी जानवर खुशी से चिल्लाए, रानी की जय हो। अब जंगल में शांति थी, लेकिन क्या यह हमेशा के लिए रहेगा? क्या शिकारी फिर लौटेंगे? कादिर खान की सेना ने जंगल की सीमा पर डेरा डाल दिया था। चारों तरफ अफरा तफरी मची थी। शेरवीर चिंतित होकर रानी सुमित्रा के पास आया। रानी साहिबा, दुश्मन की सेना हमसे कई गुना बड़ी है। हमारे पास ताकत तो है, लेकिन वे संगठित और प्रशिक्षित हैं। रानी सुमित्रा ने गहरी सांस ली। हमें सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि दिमाग से भी लड़ना होगा। रानी सुमित्रा ने जंगल के सबसे बुद्धिमान तोते चतुर को बुलाया और कहा, हमें दुश्मन के शिविर में जाकर यह पता लगाना होगा कि उनकी असली योजना क्या है। चतुर ने सिर हिलाया। मुझे यह काम सौंपिए रानी। मैं उनके खेमे में उड़कर देखूंगा कि वे क्या सोच रहे हैं। चतुर अपने कुछ पक्षी साथियों के साथ दुश्मनों के शिविर की ओर उड़ चला। कादिर खान का शिविर बहुत बड़ा था। चारों तरफ पहरेदार तैनात थे। चतुर और उसके पक्षी साथियों ने एक पेड़ पर बैठकर उनकी बातें सुनी। कादिर खान अपने सेनापतियों से कह रहा था, हमारे पास आग लगाने वाले तीर हैं। जैसे ही हमला होगा, हम जंगल को जलाकर इसे राख कर देंगे। एक अन्य सेनापति ने कहा, लेकिन जंगल में घुसना आसान नहीं है। उनके पास शेर, बाघ और हाथी हैं। हमें कोई और तरीका निकालना होगा। चतुर ने यह सब सुना और बिना समय गंवाए जंगल लौट आया। जब चतुर ने रानी सुमित्रा को दुश्मनों की योजना बताई, तो पूरा जंगल सकते में आ गया। अगर उन्होंने आग लगा दी तो हम बच नहीं पाएंगे। हाथी गजराज ने चिंतित स्वर में कहा। रानी ने अपनी मुट्ठी भींची। हमें उनकी योजना से पहले ही उन्हें मात देनी होगी। रानी ने एक नई योजना बनाई। जंगल के कुछ हिस्सों में पहले ही पानी जमा कर लिया जाएगा, ताकि आग बुझाई जा सके। बंदर, तोते और चील दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। जंगल की गुप्त सेना तैयार की जाएगी, जिसमें हर जानवर का एक विशेष रोल होगा। रानी ने जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, अब हम सिर्फ जानवर नहीं हैं, हम जंगल की सेना हैं। रानी ने हाथियों को विशेष रणनीति सिखाई। वे अपनी सूंड से बड़े पत्थर उठाकर दुश्मनों पर फेंकेंगे। अगर कोई सैनिक पास आएगा तो वे अपनी भारी टांगों से उसे कुचल देंगे। शेरों और बाघों को तेज आक्रमण करने की ट्रेनिंग दी गई। वे छिपकर रहेंगे और सही समय पर हमला करेंगे। बंदरों को ऊंचे पेड़ों से हमला करने की ट्रेनिंग दी गई। वे सैनिकों के ऊपर भारी चीजें गिराएंगे और उनके हथियार छीनेंगे। तोते दुश्मनों की जासूसी करेंगे और जंगल की सेना को खबर देंगे। भालुओं को रक्षात्मक लड़ाई के लिए तैयार किया गया। वे अपने मजबूत शरीर से सैनिकों को गिराएंगे और उन्हें दबाकर बेहोश कर देंगे। रानी ने जंगल को बचाने के लिए 3 स्तर की सुरक्षा बनाई। बाहरी सुरक्षा, शेर, बाघ और चीते जंगल की सीमा पर पहरा देंगे। मध्य सुरक्षा, हाथी और भालू जंगल के अंदर तैनात रहेंगे। अंदरूनी सुरक्षा, बंदर और पक्षी जंगल के ऊपर से निगरानी रखेंगे। रानी ने कहा, अगर कोई दुश्मन जंगल में घुसने की कोशिश करेगा तो उसे हर स्तर पर रोक दिया जाएगा। रानी ने एक और योजना बनाई। जंगल के कुछ इलाकों में नकली रास्ते बनाए गए। जंगल के अंदर कुछ गड्ढे खोदे गए ताकि दुश्मन उनमें गिर जाए। कुछ स्थानों पर शिकारी जाल बिछाए गए जिनमें सैनिक फंस सकते थे। कादिर खान को खबर मिली कि जंगल की सेना तैयार हो रही है। ये जानवर हमारी सेना को हरा सकते हैं। कादिर हंसा। उसने अपने सेनापतियों से कहा, आग से बचने के लिए पानी जमा कर रहे हैं तो हम पहले उनका पानी ही नष्ट कर देंगे। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जंगल में घुसकर तालाबों और झरनों को जहरीला कर दिया जाए। तोता चतुर ने यह सब देख लिया और तुरंत रानी को खबर दी। रानी ने आदेश दिया, अब हम अपनी योजना को तुरंत अंजाम देंगे। रानी सुमित्रा ने अपनी गुप्त सेना को इकट्ठा किया और कहा, हमने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है। अब समय आ गया है कि हम अपने जंगल को बचाएं। सभी जानवर दहाड़ उठे, जंगल की रक्षा करेंगे। अब एक जबरदस्त जंग शुरू होने वाली थी, लेकिन अब कादिर खान ने एक नई योजना बना ली थी। मैं इन जानवरों से सीधा नहीं लड़ सकता, लेकिन अगर जंगल ही नहीं रहेगा तो ये जीत कर भी क्या करेंगे? कादिर खान ने खतरनाक हंसी हंसते हुए कहा। फिर उसने अपने सैनिकों को इशारा किया और वे चुपके से जंगल में घुस गए। सुबह हुई और रानी सुमित्रा जंगल का दौरा कर रही थी। तभी उसने देखा कि कई पेड़ अचानक सूखने लगे थे। ये कैसे हो सकता है? उसने चौंक कर कहा।
पास ही एक झरने के किनारे हिरणों का एक झुंड पड़ा था। सभी बेहोश थे। रानी ने झरने का पानी उठाकर सूंघा। उसमें एक अजीब सी गंध थी। पानी में झर मिला दिया। गया है, उसने डर कर कहा। रानी ने तुरंत अपने सबसे तेज तोते को बुलाया। तुम जंगल के चारों ओर घूमकर देखो कि और कहां कहां यह झर फैला है। तोता तुरंत उड़ गया। कुछ ही देर में वह वापस आया और घबराई हुई आवाज में बोला, रानी, पूरे जंगल में झर फैलाया गया है, झरनों में, तालाबों में और यहां तक कि कुछ पेड़ों की जड़ों में भी। रानी सुमित्रा समझ गई यह कादिर खान की नई चाल थी। अब जंगल के जानवर बीमार पड़ने लगे। हिरण और नीलगाय पानी पीते ही बेहोश हो गए। तोते और दूसरे पक्षी जब पेड़ों के फल खा रहे थे तो उन्हें उल्टियां होने लगी। यहां तक कि हाथी भी कमजोर दिखने लगे। रानी ने तुरंत एक बैठक बुलाई। अगर यह जहर पूरे जंगल में फैल गया तो हम सब मर जाएंगे। हमें इसका हल निकालना होगा। रानी सुमित्रा ने जंगल के सबसे बुजुर्ग और समझदार हाथी गजराज से पूछा, क्या इस जहर का कोई इलाज है? गजराज ने गहरी सोच में डूबकर कहा, बहुत साल पहले एक बार ऐसा ही हुआ था। तब जंगल के संतोष झरने का पानी पीने से सबकी तबीयत ठीक हुई थी। रानी ने पूछा, संतोष झरना कहाँ है? गजराज ने दुखी स्वर में कहा, वह झरना अब सूख चुका है। रानी ने कहा, हमें झरने को फिर से बहाने का कोई तरीका खोजना होगा। गजराज ने कहा, अगर पहाड़ की चोटी पर मौजूद बर्फीली झील से पानी लाया जाए तो शायद झरना फिर से जीवित हो सकता है, लेकिन वहां जाना बहुत खतरनाक है। रानी ने कहा, मैं खुद जाऊंगी। रानी ने अपने सबसे तेज चीते बिजली, सबसे मजबूत भालू बलवान और सबसे समझदार तोते चतुर को अपने साथ लिया। चारों ने जंगल से बाहर की यात्रा शुरू कर दी। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक संकरी घाटी जहां जमीन बहुत ही फिसलन भरी थी, घना जंगल जहां जंगली भेड़िए घात लगाए बैठे थे, एक तेज बहती नदी जिसे पार करना लगभग नामुमकिन था। जब वे पहाड़ के पास पहुंचे तो अचानक जमीन खिसकी और रानी सुमित्रा एक गहरे गड्ढे में गिर गई। रानी, बिजली चीते ने चिल्लाया। नीचे कांटों और नुकीले पत्थरों से भरा एक गड्ढा था। अगर वह सीधे गिरती तो उसकी जान जा सकती थी, लेकिन तभी बिजली ने अपनी पूंछ से एक मजबूत बेल को पकड़ा और उसे नीचे लटकाया। रानी, इसे पकड़ो। रानी ने पूरी ताकत से बेल को पकड़ा और धीरे धीरे ऊपर चढ़ी। कई घंटों के सफर के बाद वे आखिरकार पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। वहां एक बर्फीली झील थी। रानी ने अपने हाथों से झील का पानी उठाया। यही वह पानी है जो हमें चाहिए। अब सबसे मुश्किल काम था इस पानी को पूरे जंगल तक पहुंचाना। रानी ने जंगल के हाथियों को बुलाया और उनसे कहा, हमें इस पानी को संतोष झरने तक ले जाना होगा। हाथियों ने अपनी सूंड में पानी भरा और धीरे धीरे झरने तक पहुंचे। जैसे ही उन्होंने पानी छोड़ा, सूखा हुआ झरना फिर से बहने लगा। यह देखकर जंगल के सभी जानवर खुशी से झूम उठे। जैसे ही जानवरों ने झरने का पानी पिया, उनका झर धीरे धीरे खत्म होने लगा। हिरणों ने फिर से दौड़ना शुरू किया, तोते फिर से गाने लगे और हाथी अपनी पूरी ताकत में आ गए। रानी सुमित्रा ने गर्व से कहा, हमने फिर से अपने जंगल को बचा लिया। लेकिन कादिर खान इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। क्या वह फिर से जंगल पर हमला करेगा? रानी सुमित्रा और उसके जानवरों ने जहरीले पानी की समस्या से जंगल को बचा लिया था, लेकिन कादिर खान अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने जंगल में अपने सबसे खतरनाक हथियार को उतारने का फैसला किया, आग। अगर जंगल ही जलकर खाक हो जाएगा तो ये जानवर बचेंगे कैसे? कादिर ने दुष्ट हंसी के साथ कहा। रात के अंधेरे में उसके आदमियों ने जंगल के चारों तरफ आग लगा दी। सुबह हुई तो जंगल के जानवरों ने देखा कि चारों तरफ धुआं ही धुआं था। पेड़ों में आग लग चुकी थी। कई जानवर डरकर इधर उधर भागने लगे। पक्षी अपने घोंसलों को छोड़कर उड़ने लगे। रानी सुमित्रा ऊंचाई पर खड़ी होकर यह सब देख रही थी। अगर हमने कुछ नहीं किया तो पूरा जंगल जलकर राख हो जाएगा। रानी ने तुरंत सभी जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, हमें आग पर काबू पाना होगा। क्या कोई सुझाव है? बुजुर्ग हाथी गजराज ने कहा, अगर नदी का पानी आग पर डाला जाए तो उसे बुझाया जा सकता है, लेकिन इतनी बड़ी आग को बुझाने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए। रानी ने कहा। तभी तोते चतुर ने कहा, अगर सारे हाथी और भालू मिलकर नदी से पानी लाए तो हम आग बुझा सकते हैं। रानी ने तुरंत आदेश दिया, सभी जानवर अपने अपने काम पर लग जाओ। अब पूरा जंगल एक टीम की तरह काम करने लगा। हाथी अपनी सूंड में पानी भरकर आग पर डालने लगे। भालू अपने मोटे शरीर से जलते हुए पेड़ों को गिराने लगे ताकि आग और न फैले। तोते और चील आग बुझाने के लिए अपनी चोंच में पानी लेकर लाने लगे।
हिरण और बंदर छोटे जानवरों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने लगे। धीरे धीरे आग बुझने लगी, लेकिन तभी कादिर खान के सैनिक जंगल में घुस आए। कादिर खान ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, सबको मार दो, ये जंगल अब हमारा होगा। रानी सुमित्रा ने दहाड़कर कहा, हम अपने जंगल को बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। अब एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। शेर और बाघ सैनिकों पर झपटने लगे। बंदर ऊंचे पेड़ों से सैनिकों के सिर पर बड़े बड़े फल गिराने लगे। हाथियों ने अपनी सूंड से सैनिकों को उठाकर दूर फेंकना शुरू कर दिया। भालुओं ने अपने पंजों से दुश्मनों को खदेड़ना शुरू कर दिया। अब केवल कादिर खान बचा था। उसने रानी सुमित्रा को घूरते हुए कहा, मैं तुम्हें खुद मारूंगा। कादिर खान तलवार लेकर रानी की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी बिजली चीते ने छलांग लगाकर उसकी तलवार गिरा दी। कादिर खान चौंक गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी गजराज हाथी ने उसे अपनी सूंड से उठाकर दलदल में फेंक दिया। कादिर खान दलदल में फंस गया और चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई मुझे बाहर निकालो। रानी ने कहा, तुम्हें अपने कर्मों की सजा मिल रही है। धीरे धीरे कादिर खान दलदल में डूब गया। कादिर खान के मरते ही उसके सैनिक डरकर भाग गए। अब जंगल में फिर से शांति आ गई थी। रानी सुमित्रा ने सभी जानवरों से कहा, हमने मिलकर ये लड़ाई जीती है, अब हमारा जंगल हमेशा सुरक्षित रहेगा। सभी जानवर खुशी से उछल पड़े। रानी की जय हो, जंगल की रानी जिंदाबाद। रानी सुमित्रा ने जंगल के लिए कुछ नए नियम बनाए। कोई भी बाहरी इंसान जंगल में नहीं घुसेगा। हर जानवर को जंगल की सुरक्षा में मदद करनी होगी। अगर कोई दुश्मन हमला करे तो सभी जानवर मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। सभी जानवरों ने इन नियमों को मानने की कसम खाई। अब जंगल में फिर से हरियाली लौट आई थी। हिरण नाचने लगे, तोते गाने लगे, हाथी खुशी से पानी में नहाने लगे। रानी सुमित्रा ऊंचाई पर खड़ी होकर अपने सुंदर जंगल को देख रही थी। अब हमारा जंगल हमेशा सुरक्षित रहेगा, उसने मुस्कुराकर कहा। रानी सुमित्रा को देखकर सारे जानवरों को एहसास हुआ कि वह सिर्फ उनकी रानी ही नहीं, बल्कि उनकी परिवार जैसी थी। रानी की जय हो। पूरे जंगल में आवाज गूंज उठी और इस तरह जंगल की रानी सुमित्रा ने अपने राज्य को बचाकर हमेशा के लिए अमर हो गई।